हम लोग ICSE 10 के मॉक टेस्ट मैथमेटिक्स के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स में हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था 28 मार्क्स के क्वेश्चंस को 1 बाय 1। अब आगे हम लोग उसके आगे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम। क्या है, 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड पेन्स। देखो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, ट्वेल्व है। नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है, 132 है। It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. So probability of getting a good pen at random, मतलब रैंडमली जो है हम लोग उसमें से पेन पिकअप करें। देखो 132 गुड पेन्स थे जो लिखने के काम आ सकते थे और 12 जो थे वो डिफेक्टिव थे, उनको मिक्स कर दिया गया। मिक्स करने के बाद उसमें से रैंडमली एक पेन निकाला गया। मालूम नहीं चलेगा देखने से कि कौन सा सही है कौन सा खराब पेन है। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सही पेन आपको मिल जाए। तो बहुत आसान है, नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं, 132 है। टोटल नंबर ऑफ पेन देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं। टोटल पेन्स कितने हैं, दोनों जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा, 132 + 12 144 होगा। तो प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का निकालने के लिए क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाई पॉसिबल आउटकम। ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, कितने गुड पेन से 132 और टोटल पेन कितने 144। तो कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 11 से 12 से कट जाएगा, 12 जा हो जाएगा, 12 1 जा 12 और 12 1 जा 12, यानी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 11/12। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इजी क्वेश्चन था, देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम अच्छे से करना है, एक आधी स्टेप बता देना इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मीन्स 132/144 सॉल्व कर देना। चलो थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 था ये। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट 3 - 4 व्हेन इट इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस एंड देन y एक्सिस। देखो पॉइंट है, मैं ए लिख देता हूँ 3 - 4, इसको पहले x एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया गया और उसके बाद इसको रिफ्लेक्ट किया गया तो a' मिल जाएगा। इसको पता करना है हम लोग को। फिर इसी को रिफ्लेक्ट कराया गया y एक्सिस में, तो हम लोग को मिलेगा a'। इसको अभी वैल्यू हम लोग को पता करना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। देखो pxy को अगर तुमने x एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया तो क्या होता है, x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन करोगे तो y कोऑर्डिनेट बदलेगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब p' x - y हो जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करें, एक फॉर्मूला और लिख दे रहा हूँ, pxy को अगर मैं चेंज करता हूँ y एक्सिस में अगर रिफ्लेक्शन कराता हूँ तो क्या होगा, y एक्सिस में x का कोऑर्डिनेट बदल जाता है, यानी p' - xy हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले पॉइंट का इमेज बनाना है, फिर उस इमेज का फिर रिफ्लेक्शन करना है। ठीक है ना, तो मैं इस पैटर्न पे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। आप भी एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला लिख देना चाहिए। अब हम सॉल्व करेंगे। चलो a 3 - 4 है, इसको मैं x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। देखो तुम ध्यान से, x एक्सिस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज लिख देना है, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। तो 3 - 4 है तो यहाँ पर a' का इमेज हो जाएगा, x को आप एज इट इज लिखो यानी 3 और y का साइन चेंज कर दो, -4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पहला आंसर आ गया। अब मैं y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करने जा रहा हूँ। y एक्सिस में होते समय क्या करना है आपको, y को एज इट इज लिखना है, x का साइन चेंज कर देना है। तो चलो यहाँ पर जो आया, जो इमेज था, इसको हम फर्दर रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो a' क्या हो जाएगा, तो आपको x का साइन चेंज कर देना है, यानी जो 3 दिख रहा है उसको आप क्या कर दोगे -3, और जो आपका 4 दिख रहा है उसको एज इट इज रख देना है, यानी 4। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, 2 आंसर इसमें निकालना था। पहला आंसर ये हो गया 3 4 और दूसरा आंसर हो गया -3 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। चलो यही लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। x y z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, x y एंड z आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देखो इस मीनिंग समझ लोगे तो मैथ इजी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूड का मतलब क्या होता है, मतलब x/y इज इक्वल टू y/z,
और ऐसे क्वेश्चन में ये कंडीशन दे दिया, प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है, इधर लिख देना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है भाई, देखो प्रूव करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई जेड, ये तुमको प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखो एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन, तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई जेड इक्वल टू के लिख देना। और जैसे तुमने लिख दिया तो अब इसमें वैल्यू निकालो। तो देखो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू के है, तो इससे तुम लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू के वाई, और वाई बाई जेड इज इक्वल टू के है, तो इससे तुम लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू के जेड। तो यहाँ पर देखो y की वैल्यू के जेड आ रही है, तो इसको यहाँ रख दो, तो क्या हो जाएगा k इंटू के जेड, मतलब क्या हो गया के स्क्वायर जेड। तो तुमको फाइनली याद रखना है क्या, देखो दो वैल्यू तुमको याद रखना है, x का वैल्यू क्या आ गया के स्क्वायर जेड, और y का वैल्यू क्या आ गया के जेड। इसी को पुट करो, काम खत्म। तो चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। चलो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू को पुट करो। x का वैल्यू क्या रखोगे के स्क्वायर जेड, तो चलो रखते हैं के स्क्वायर जेड प्लस के जेड, ये y का वैल्यू हो गया, इसका होल स्क्वायर अपॉन, फिर आ जाओ यहाँ पे रखोगे के जेड प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर, और x का वैल्यू क्या रखे हो के स्क्वायर जेड, जेड का वैल्यू कुछ नहीं रखना है, जेड रख दो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यहाँ इसके अंदर देखो क्या है टर्म्स के स्क्वायर जेड प्लस के जेड, इसका स्क्वायर है, नीचे क्या है के जेड प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और इधर तो कैंसिल आउट हो गया जेड, तो क्या आया के स्क्वायर। अब चलो इधर देखो, इसमें पहले कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, तो के जेड कॉमन निकलेगा, बचेगा के प्लस वन, और इस पूरे टर्म के बाहर हम लगाएंगे होल स्क्वायर। देखो यहाँ कंफ्यूजन होता है, बच्चे कॉमन नहीं निकाल पाते हैं, तो तुमको पहले एक ब्रैकेट में लगा करके होल स्क्वायर रख दो और इसको सिंपली कॉमन निकाल लो। तो के स्क्वायर जेड है, यहाँ के जेड है, तो क्या कॉमन निकलेगा के जेड, इसमें बच जाएगा के और इसमें बचेगा वन। नीचे भी वही करो, यहाँ एक होल स्क्वायर लगाओ, क्या कॉमन निकलेगा जेड, और क्या बचेगा के प्लस वन। अब ये इजी हो गया तुम्हारे लिए। देखो अब क्या करोगे, ये स्क्वायर है तो ये इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा, के जेड का इसको होल स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब इसको ऐसे लिखो के जेड का होल स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा जेड का स्क्वायर इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखो फाइनली क्या आएगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, मतलब के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, प्रूव्ड। बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और है इसमें सर्किल का। चलो इसको करते हैं, जिसको जरूरत होगा भाई नोट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं जिस तरह से बता रहा हूँ तुम खुद ही सॉल्व करने लगोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नोट करने का क्या है, समझना ज़्यादा जरूरी है। समझ लिए तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन तुम कर लोगे, जान लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सर्किल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्किल का पहले फिगर बना दें। देखो देखो थोड़ा सा यहाँ वाटरी है इसलिए जो है मार्कर नहीं चल पाया। देखो ये सर्किल हो गया तुम्हारा, ए बी इसमें डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर, ठीक है, ए बी इज द डायमीटर, और ये है डी, पॉइंट डी है, यहाँ एंगल एक्स दिखाया गया है, और यहाँ से फिर एक एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 30 डिग्री, ये है सी, यानी ए सी डी का वैल्यू 30 डिग्री है, और हम लोग को पता क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये पता करना है हम लोग को। देखो बहुत आसान है, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए बी डायमीटर है तो काम आसान हो जा रहा है। पहला पॉइंट होगा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो ए सी बी किस आर्क पर है, ए डी आर्क पर है, और ए बी डी भी किस आर्क पर है, ए डी आर्क पर है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस आर इक्वल। रीजन लिख देना, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क on the circumference are
इक्वल। रीजन भी लिखना होता है एग्जाम में, केवल बस वैसे नहीं करोगे। अब दूसरा पॉइंट देखो, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि ए बी को मैंने बोला है डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था ये, बाद में इसको करेक्शन करा दिया गया था, इन्फॉर्म कर दिया गया था स्टूडेंट्स को कि इसमें ए बी डायमीटर होगा। ठीक है, ए बी इज ए डायमीटर, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? एंगल इन अ सेमी सर्किल। एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तुम्हारे सिलेबस में टोटल 10 थ्योरम हैं सर्किल के। 10 थ्योरम तुम्हारे दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन फटाफट होगा। अगर नहीं है तो पहला काम यही करना कि पहले 10 थ्योरम लिख लो कॉपी में और उसको रख लो अपने दिमाग में, तब क्वेश्चन करोगे, तब फिर जोश में क्वेश्चन होगा। वैसे करोगे तो क्वेश्चन वैसे नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है, अब दो काम मैंने पता कर लिया कि इसकी वैल्यू मैंने पता कर लिया 30 डिग्री और इसका वैल्यू मैंने पता कर लिया 90 डिग्री। तो बस तीसरा काम क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी को देखो ध्यान से, मैं इधर बना भी दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री है, ये x है और ये हम निकाल चुके हैं 30 डिग्री। तो सबको पता है कि क्या होगा इसका वैल्यू। देखो मार्कर चल नहीं रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। ऐसे है, ये हम देख लिए 90 डिग्री है, ये हमारा x है और ये हम 30 डिग्री है। तो निकाल दो आराम से ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी हम क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, रीजन जरूर लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। सॉल्विंग पर नंबर है रीजन के साथ, रीजन नहीं लिखोगे तो नंबर जरूर वहाँ डिडक्ट हो जाएगा। तो एंगल ए एक्स है, एंगल बी कितना है 30 डिग्री, एंगल डी कितना है 90 डिग्री, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो आप सॉल्व कर लो, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर, देखो ट्रायंगल की बात की जा रही है। एक वर्टेक्स है इसका 3 - 5 और दूसरा वर्टेक्स है -7 5 और सी हम सपोज कर लेते हैं x3 y3 और इसमें सेंट्रॉइड दिया गया है। सेंट्रॉइड जो होता है जहां पर सभी मीडियंस जो होंगे इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 2 - 1। बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको करने में टाइम नहीं लगेगा, बस जगह बनाना पड़ेगा। जगह बना दे रहा हूं मैं, तब करता हूं। देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, इसका कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा नोट कर लेना भाई। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इज इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो भाई रखो आराम से। देखो अब तुम जब करना क्वेश्चन एग्जाम में तो अच्छे से करना। मैं यहाँ पे वीडियो कर रहा हूँ तो अब 4 घंटे का वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि तुम ऐसे करना। गिवन है ये फिगर बना देना, फिर लिखना a 3 - 5, लिखना x1 इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू -5, फिर लिखना b -7 5, तो लिखना x2 इज इक्वल टू -7, y2 इज इक्वल टू 5 और c को मान लिया मैंने x3 y3। और सेंट्रॉइड क्या है हमारा? सेंट्रॉइड को मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है वो है 2 - 1 है, क्वेश्चन में दिया है तो x का वैल्यू 2 हो गया और y का वैल्यू हो गया -1। यही चीज़ हम वहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड्स आर x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इक्वल टू y1 प्लस। अब देखो x1 का वैल्यू कितना है 3 है, x2 का वैल्यू कितना है -7 और x का वैल्यू कितना है 2। रख दो यहाँ पे। चलो पहले इसी को सॉल्व करो। तो x की जगह 2 रखो, x1 की जगह क्या रखोगे 3, x2 की जगह -7 प्लस x3/3। 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 - 7 प्लस x3, तो क्या हो गया 6 इज इक्वल टू -4 प्लस x3। ठीक है, तो क्या हो गया? तो ये -4 इधर आ जाएगा, 6 + 4 इज इक्वल टू हो गया x3, देयरफॉर x3 का वैल्यू आ गया कितना 10। अब हम लोग सॉल्व किसको करेंगे? y को। तो y इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y की वैल्यू देखो कितना है -1 है, तो -1 इज इक्वल टू होगा, देखो y1 कितना है -5, y2 कितना है 5, -5 प्लस 5
प्लस y3/2 नहीं होगा, ये 3 होगा, 3 ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, -1 × 3 = 0 + y3, तो यानी y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स हम लोग ने निकाल लिया कि ये जो पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है 10 - 3, यही निकालना था, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जो टोटल 10 नंबर से ज़्यादा का ही है ये, 2 2 4 4 3 7 और उसके बाद 7 3 10 10 2 12 नंबर का था। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। अब सेक्शन ए जो कंपलसरी सेक्शन था, जिसमें टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कंपलसरी है, करना ही होता है, वो सब मैंने कर दिया। अब हम लोग सेक्शन बी करेंगे, जिसमें हम लोग को 4 करने होते हैं, लेकिन मैं जितना क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है सभी कर दूंगा, जो आप अटेम्प्ट किए होंगे अपना अपना मैच कर लेना। ठीक है ना, चलो पहले इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझते चलना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना कि तुम देखना कि जो मैं समझा रहा हूँ ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, लेकिन कर लो, इससे कॉन्फिडेंस आएगा तुमको कि चलो इस तरह का क्वेश्चन अब एग्जाम में कर लोगे तुम। और मेरे ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो पे एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था कि सर इसको देखने के बाद अब मेरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट अच्छा हो गया। मैं बहुत मुझे अच्छा फील हुआ, मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट अगर स्टूडेंट को बेनिफिट हो रहा है तो मेरा काम करना सफल हो रहा है। और मैं जितने भी कंटेंट है वो सब 1 by 1 ऐड करूँगा, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार उस कंटेंट का देख करके अपने प्रोग्रेस करिए। और यही इस सीरीज़ को बनाने के पीछे यही लॉजिक भी है कि आप प्रोग्रेस करिए, है ना। सेक्शन बी में आ जाए हम लोग। अब सेक्शन बी ये 40 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 4 आया। अब देखो ये 4 नंबर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा 4 का? फर्स्ट मैट्रिसेस का क्वेश्चन आया है। 2 - 3 1 4 इंटू एक्स = 7 6। देखो भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का रूल जान लो पहले। रूल क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m × n है, वो दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है जिसका ऑर्डर n × p है, तो जो फाइनल रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट होता है m × p। ये याद रख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 100% श्योर है यहाँ से एक क्वेश्चन आना, 100% है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x। तो चलो देखो यहाँ देखिए, पहले इसका ऑर्डर देखिए क्या है, 2 1 - 3 4 x = 7 6। देखो ऑर्डर अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ ऑर्डर कैसे पता किया जाता है मैट्रिक्स का। इसमें देखो, इस वाले मैट्रिक्स में देखो रो कितना है, 1 रो 2 रो। जो हम लोग हॉरिजेंटली जाएंगे ना, तो ये जो सीरीज बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं, ये एलिमेंट जो रखे गए हैं उसको बोल रहे हैं रो। तो इसमें 2 रो है और कॉलम कितने हैं? कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। यहाँ तो पता नहीं है इसका। देखो यहाँ रो 2 है लेकिन कॉलम कितना है? 1 ही है, तो इसका ऑर्डर हुआ 2 × 1। अब आपको x का ऑर्डर पता करना है, तो कैसे पता करोगे? देखो यहाँ से देखो m की जगह क्या दिख रहा है? 2, n की जगह क्या दिख रहा है? 2, और यहाँ से देखो m की जगह क्या दिख रहा है? 2, और p की जगह क्या दिख रहा है? 1। यानी p का वैल्यू आपको मिल रहा है, p का वैल्यू मिल रहा है 1 और n का वैल्यू मिल रहा है 2। अब आपका ये वाला मैट्रिक्स जो होगा इसका ऑर्डर क्या होता है? n × p। यहाँ मैं लिख दिया हूँ कंपेयरिंग। कंपेयर करने पे n का वैल्यू 2 मिला, p का वैल्यू 1 मिला। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x इज क्या लिख सकते हैं? n × p = 2 × 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये तुमने सही कर लिया तो क्वेश्चन करना इजी है। अब हम लोग एक मैट्रिक्स सपोज करेंगे, लेट x = 2 × 1 का मैट्रिक्स सपोज करना है, यानी जिसमें 2 रो हो और 1 ही कॉलम हो, यानी a b मैंने सपोज कर लिया। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे x के जगह उस वैल्यू को रख करके। तो चलो रखते हैं, 2 1 - 3 4 इंटू ab = क्या होगा? 7 6। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका जान लो, अगर बाय द वे तुम नहीं जानते हो तो जान लो, ये बहुत इजी है भाई। कई बार तुम लोग इजी क्वेश्चन को हार्ड समझ के छोड़ देते हो। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, रो इंटू कॉलम, यही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो कैसे करना है, 2 × a प्लस 1 × b और -3 × a प्लस 4 × b = क्या हो जाएगा? 7 6।
अब इक्वेशन बन जाएगा, पहला क्या बना 2a प्लस बी इज इक्वल टू 7, पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा हो जाएगा -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हम क्या लिखने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 4। 4 से क्यों किए, देखो यहाँ 4b है, यहाँ b है, अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी 4b हो जाएगा, यहाँ भी 4b, लेकिन यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना, सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट। ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। तो मैं इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 28, और इस वाले इक्वेशन को लिखो -3a प्लस 4b इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/4 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। इसमें से हम लोग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होता है, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस, जहाँ प्लस है वो माइनस। 8a प्लस 3a क्या होगा 11a, ये कैंसिल हो गया। 28 प्लस 6 क्या हो जाएगा, और 28 एक मिनट मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8a प्लस 4b, ये हो गया तुम्हारा, एक मिनट 2a प्लस b हो गया, ठीक है, -3a प्लस 4b हो गया, सही है, इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या कर लिए, 4 2 जा 8a 4b और 4 से जा 28, ठीक है, और ये हो गया हमारा -3a, और ये हो गया मेरा -4b, और ये हो गया -6। तो 20 यहाँ घटा दो, 28 - 6 क्या होगा 22, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 22/11 यानी 2 आ गया। अब इसी का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू, अब पूरा लिख लेना भाई, वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 2 × 2 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 7, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, x इज इक्वल टू हो गया 2 3, दिस इज योर आंसर। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल पढ़ लेना, बिल्कुल रिवाइज कर लेना, एकदम मत छोड़ना, क्योंकि एकदम श्योर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, फिर मिटाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, ठीक है, तो इसको मिटाता हूं मैं। मेरे साथ साथ करना भाई, जिसको नहीं समझ में आएगा 2 बार देखना, 3 बार देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में ना जितने क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रिपेयर करना, मतलब एग्जाम अच्छा करना। तो बिल्कुल अगर ज़रूरत होगा 4 बार देखो, लेकिन एकदम परफेक्ट बनाओ, ताकि तुम भी रिजल्ट आने के बाद मुझे अपना बता सको रिजल्ट कि मैंने इतना पाया, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ जाए, एपी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में है हम लोग, 4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड द 20th टर्म ऑफ एपी, यानी A20 आपको पता करना है, हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन 11th टर्म, यानी 11th टर्म में से 7th टर्म को घटाया जाएगा तो 24 आएगा, ठीक है, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है 12। देखो भाई एपी के लिए ना तुम 2-3 फार्मूला ही तो हैं, यहाँ सम ऑफ टर्म तो दिया नहीं है, तो मैं सिंपली पहले जो जनरल फार्मूला है वो बता दूं। पहला फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फार्मूला है am माइनस an इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। यही 2 फार्मूला है जिसपे पूरा एपी चलेगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। एक और फार्मूला है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, उसमें ये हो जाता है an इज इक्वल टू l माइनस n-1 इंटू डी, लेकिन रेयर क्वेश्चन है यहाँ से, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये nth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग है, ये बिगनिंग वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट से पूछेगा तो लिखेगा कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक। तो चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ। A11 माइनस A7, यानी 11th टर्म से 7th टर्म 24 छोटा है ना, लिखा गया है 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, यानी 11th टर्म से 7th टर्म 24 कम है। तो हम देखो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, am माइनस an इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। तो am माइनस an मतलब क्या लिख सकते हैं, बाई फार्मूला am माइनस an इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी। फार्मूला वगैरह लिखना चाहिए और अच्छे से ऐसे कवर कर देना चाहिए,
अट्रैक्टिव बनाएगा तुम्हारे कॉपी को। A11 माइनस A7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 7 इंटू डी। A11 माइनस A7 का वैल्यू कितना है 24 है, तो 24 इज इक्वल टू 4D, तो 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू डी, तो डी का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ए का वैल्यू ऑलरेडी पता है हम लोग को, ए कितना है 12 है, तो तुरंत निकल गया। नाउ ए एन इज इक्वल टू क्या लिखोगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो A20 क्या हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A20 का वैल्यू हो जाएगा A प्लस 19D। अब तुम लोग कर लोगे, A20 का वैल्यू हो गया क्या, A का वैल्यू 12 रख दो प्लस 19 इंटू 6। ठीक है, तो 19 इंटू 6 कर लो, कितना आ जाएगा, ये हो गया 12 प्लस 6 9 जा 54 और 6 1 जा 6 6 5 11 114 प्लस 112 यानी 126 इज द आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। आपको पता होगा वीडियो में मैंने रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। देखो इसको करने का बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो भाई इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 प्लस कॉस है, यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, तो इसी से हम लोग इसको रेशनलाइज करने वाले हैं। LHS ले रहा हूँ मैं, देखो कैसे करेंगे। ये टर्म लिख दो 1 माइनस कॉस है, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस है। ठीक है, हमको बाहर देखो डिनोमिनेटर में मिल रहा है 1 प्लस कॉस है, सेम यही है, तो इसी से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस कॉस है पूरा ये लगाना यहाँ तक बाई 1 प्लस कॉस है। ऊपर क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, इस ये अंडर रूट में है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर होता है, और इसको ऐसे ही रहने दो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट है तो ये फाइनली जब बाहर निकला तो क्या हो गया साइन ए, और ये क्या हो गया 1 प्लस कॉस ए। दिस इज RHS प्रूव्ड। 4 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से प्रूव हो गया। केवल 3 स्टेप में 3 नंबर लूट लो भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसको मैं मिटाना पड़ेगा, मुझे मिटा दूं मैं, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है 4 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन भाई मैं मैथ में यही कहता हूँ कि पहले फंडामेंटल क्लियर करो। एक रात में तुम 2000 क्वेश्चन नहीं करोगे, जाहिर सी बात है हर एक्सरसाइज से 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट बना के, फिर तुम कैसा भी क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन भी आएगा तुम कर लोगे। इसको भी मिटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिक क्वाड्रेटिक बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो बना ही दो। ध्यान देना इसमें कोई डायमीटर नहीं दिया हुआ है, ये बात ध्यान देना जरा। B है, ये D है, A है, C है, ये वैल्यू 44 डिग्री है, और यहाँ से एक लाइन है इसको जोड़ता हुआ, ये D है, ये तुम्हारा B है, ये 26 डिग्री है, और ये हमारा है 57 डिग्री। देखो इसमें 2 ही थ्योरम लगना है। एक बात तुम लोग समझ लो, कहाँ मैं बताऊँ, यहाँ बताता हूँ। देखो अगर ना कहीं पर भी ऐसा दिया हो, जैसे ये टेंजेंट पास हो रहा है और यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये एंगल दिया हुआ है तो इस साइड को छोड़ दो, इसके बराबर होगा, ठीक है। दिस एंगल, मान लो इसको x लिखते हैं तो ये भी क्या होगा x। इसी को कहते हैं एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इसको बोलते हैं एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। वैसे अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ये मान लो y लिख दूँ, तो ये इस साइड वाले एंगल को छोड़ देना, इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू y हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। अच्छा तो देखो सबसे पहले इसको मैं पार्ट पार्ट बता रहा हूँ। पहला देखो, ये तुम्हारा सर्किल दिख रहा है, इसको ऐसे देखो, तो देखो ये एंगल 44 डिग्री दिया है, तो जाहिर सी बात है इस साइड का एंगल छोड़ दो, यानी ये एंगल के बराबर हो गया, यानी d का वैल्यू कितना आएगा 44 डिग्री, सीधा सीधा। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट,
पूरा लिखना तुम, देखो इसका नाम लिख देना ना यहाँ पे, देखो m लिख देना है, इसको n लिख देना है, इसको p लिख देना है, इसको q लिख देना, आराम से लिखना कि d इक्वल टू 44। मैं तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना। एंगल BAM इज इक्वल टू एंगल BDA इक्वल टू 44 डिग्री, तो d इज इक्वल टू हो गया 44 डिग्री, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, वैसा ही चीज हम लोग दूसरे पार्ट में देखो, इधर भी तो वही चीज बन रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो इधर भी बन रहा है एक चीज, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये 57 डिग्री दिख रहा है, तो ये वाला एंगल छोड़ो, इसके बराबर होगा 57 डिग्री, यानी ये जो बी दिया है उसके बराबर होगा, तो इसको भी लिख दो। एंगल क्या लिखा जाए QDC लिखा जाए, इसी तरह लिखो CDQ इज इक्वल टू एंगल CBD इज इक्वल टू 57 डिग्री। रीजन वही होगा, एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट, यानी ये वाला एंगल भी हमारा, ये एंगल कितना हो गया 57 डिग्री, और ये एंगल कितना हो गया 44 डिग्री। अब काम लगभग पूरा है भाई। कैसे पूरा है, अब देखो, जब मैंने ये निकाल दिया है तो ये वैल्यू का यूज करके ये निकल जाएगा। एक ट्रायंगल है यहाँ पे BDC, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, ये एंगल C निकल जाएगा आपका। ठीक है, चलो देखो तीसरा, मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूँ। मैं पार्ट आपका फिगर इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें इसको। इन ट्रायंगल BDC, देखो BDC में देखो ये एंगल कितना है 26 डिग्री है, और ये एंगल निकाला अभी मैंने 57 डिग्री है। तो एंगल CDB प्लस एंगल CBD प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी वैल्यू 26 है, इसकी वैल्यू 57 डिग्री है। एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो भाई जोड़ो जरा, 50 प्लस 20 हो गया 70, और 70 और 80 हो गया 83 हो जाएगा, ये 83 घटा दो, तो एंगल DCB का वैल्यू आ गया कितना 180 माइनस 83 डिग्री। तो एंगल DCB आ गया 97 डिग्री। पहला एंगल निकल गया। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के सभी एंगल को हम लोग को निकालना है, जिसमें एंगल C निकल गया। एंगल C का वैल्यू कितना है 97 डिग्री। अब आप जानते हो कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 180 होता है, तो तुरंत आप निकाल लो। नेक्स्ट पॉइंट, एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल C का वैल्यू 97 डिग्री है प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल A का वैल्यू क्या आ जाएगा, एंगल A का वैल्यू आ जाएगा 83 डिग्री। एंगल A भी निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है एंगल D और एंगल B। तो एंगल D तो निकला ही हुआ है, देखो एंगल D में 26 प्लस D कर दो, बस खत्म। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है भाई मैं, तो एंगल D का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल BDA प्लस 26 डिग्री। BDA कितना है, D प्लस 26 डिग्री। D का वैल्यू निकाला गया है 44, तो 44 प्लस 26 यानी 70 डिग्री आएगा। तो एंगल D भी निकल गया। हम यहाँ लिस्ट बना दे रहे हैं। एंगल C पहले निकाले हैं, कितना आया 97 डिग्री। एंगल A निकाले हैं, कितना आया 83 डिग्री। एंगल D कितना आएगा 70 डिग्री। और एंगल B भाई निकाल लेना। एंगल B तुम खुद करना, कैसे निकालोगे, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से निकाल लेना। तो ये 70 है, तो ये कितना होगा 110। काम खत्म हो गया इस क्वेश्चन का भी। ठीक है, क्वेश्चन सर्किल का है, तो सर्किल का क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसके अलावा हम लोग को प्रूफ बेस्ड भी आ जाता है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने पहले भी बोला कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं, हर चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिख रहे हैं मुझे। तो आप इसको प्रिपेयर करने का मतलब खुद को मैथ के लिए एकदम तेज़ी से प्रिपेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है पार्ट है वो मेंसुरेशन का है। मैं इसको मिटा दूँ। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए। तब कॉन्सेप्ट उलझा हुआ रहेगा तो एक क्वेश्चन समझ भी लोगे तो फिर उसी से रिलेटेड आगे नहीं कर पाओगे। मैथ के लिए एकदम पॉजिटिव माइंडसेट, हारना नहीं चाहिए। ठीक है,
बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं शुरू में मैथ वीक होता है, लेकिन ध्यान दे देते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है मैथ उनका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ए सॉलिड मेटल सिलेंडर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 21। एक मेटल सिलेंडर है, सॉलिड मतलब हॉलो नहीं है, पूरी तरह से ये फिल्ड है। इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया, मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग। देखो एग्जाम में जब करना ना तो ऐसे फिगर बनाए, देखो मैं अभी सर्किल का क्वेश्चन किया, चार पार्ट में फिगर बनाया, तुम उसको अच्छे से करोगे ना तो बहुत इंप्रेशन क्रिएट होता है इससे। मैं गिवन लिख रहा हूँ इसको, मेल्टिंग एंड रीकास्टिंग। इससे क्या बनाया गया, स्फीयर्स बनाए गए जिनका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर, n टाइम्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्फीयर, यही नंबर ऑफ स्फीयर्स निकालना है। तो गिवन में हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर r इज इक्वल टू दिया है 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर h दिया है 21 सेंटीमीटर, और हम लोग को रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, रेडियस ऑफ स्फीयर r डैश लिख देते हैं, इसका वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने बनेंगे यही पूछा जा रहा है। देखो मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग से एक क्वेश्चन आता है, ये मेंसुरेशन का जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां से एक क्वेश्चन श्योर आएगा। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिफोर मेल्टिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फॉर्म्ड आफ्टर रिकास्टिंग। तो यहाँ पहले क्या था, सिलेंडर था, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर का, और n इंटू, क्योंकि n स्फीयर्स बन रहे हैं, n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका है, स्फीयर का है। चलो वैल्यू रखो, देखो पाई को पाई रहने दो, इसके वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। कई बार बच्चे बिना मतलब का डेसिमल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो बी स्मार्ट, ठीक है ना, आप अच्छे से क्वेश्चन करो बढ़िया अप्रोच लगा के। रेडियस का वैल्यू रख दो, कितना है 14 है, तो 14 इंटू 14 रखो। h कितना है 21, n इंटू 4/3 को 4/3 रहने दो, पाई को पाई रहने दो, r की जगह 3.5 लिखा है तो मैं इसको 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 रखूँ। डेसिमल से जितना दूर रहो उतनी अच्छी बात है। चलो भाई h का n का वैल्यू निकालना है, n को यहाँ रहने दो, n को यहाँ रहने दो, बाकी सब ले आओ। चलो पाई इंटू 14 इंटू 14 इंटू 21, जो डिनोमिनेटर में ऊपर ले आओ, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन जो न्यूमरेटर था उसको नीचे लाओ, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इक्वल टू n। चलिए कटपिट हो जाए, 7 2 जा 7 2 जा 7 3 जा, ठीक, 2 2 जा 2 2 कैंसिल। पाई को भी ले आओ भाई, पाई और पाई भी खत्म हो गया। अब क्या बचा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या आ गया 72। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया। कई बार बच्चे ना इसको बिना मतलब का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, इसको निकालेंगे उसको निकालेंगे, बिना मतलब का काम मत करो भाई। तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया नंबर ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है तुमको, नंबर पता करो बस, दैट इज नीडेड, ठीक है। हाँ फिगर बना दो, गिवन लिख दो, ये सब काम जरूरी है। यहाँ मैंने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखा है, या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लिखा है, तुम चाहो तो इसको फार्मूला भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है फार्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है। ये लिखने से इंप्रेशन क्रिएट होता है कि तुम ज़्यादा सिंसियर स्टूडेंट हो, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक और इसमें क्वेश्चन है, मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम है, मिटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 रिफ्लेक्शंस है। ये बहुत ही इजी चैप्टर है रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन लेकिन श्योर आएगा। एक इमेज है P डैश -4 -3 इज द इमेज ऑफ पॉइंट P अंडर रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। तो पॉइंट P को मानते हैं हम लोग, लेट द पॉइंट
P इज एक्स वाई। तो एक्स वाई का जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किया ओरिजिन में इसका रिफ्लेक्शन हुआ है तो कोऑर्डिनेट्स मिला है -4 -3, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग y इज इक्वल टू 2 में अगर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये पूछा गया है। तो बहुत सिंपल है, वी नो दैट क्या होता है भाई, पी एक्स वाई अगर है तो ओरिजिन में अगर रिफ्लेक्शन होता है तो हो जाता है P डैश -x -y। तो -x के जगह पर क्या दिख रहा है, -4, -y के जगह पर क्या दिख रहा है, -3। सो -x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 4 होगा, एंड -y इज इक्वल टू -3, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, 3। सो पॉइंट P तो पता चल गया 4 3। अब ये लाइन y इज इक्वल टू 2 में जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या पता करोगे, पॉइंट P एक्स वाई अगर है और लाइन y इज इक्वल टू 2 में अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है ये, तो आपको कोऑर्डिनेट कैसे पता करना है, y इज इक्वल टू 2 में अगर रिफ्लेक्ट होगा, एक मिनट, तो इसका y कोऑर्डिनेट बदल जाएगा, तो P डैश, ये डबल डैश लिखना पड़ेगा, तो x होगा -y + 2a, ये इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपका 4 3 है तो यहाँ लिख दो P 4 3, ये हो गया y इज इक्वल टू 2, तो P डबल डैश क्या होगा, ये तो 4 ही रहेगा, और -y मतलब -3 + 2 × 2, तो P डबल डैश क्या हो गया, 4 हो गया, -3 + 4 यानी क्या हो जाएगा, 1। दिस इज द -3, y इज इक्वल टू 2 हो गया, -y + 2a, ठीक है। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है -4 -3, ठीक है, -4 -3 है, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन के बाद है तो ये 4 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग को रिफ्लेक्ट कराना है लाइन y इज इक्वल टू 2 में, तो y इज इक्वल टू 2 मतलब हो ही गया, उसमें x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -y + 2a, तो 4 -3 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x + 8y - 12 = 0। तो एक लाइन है, इसका इक्वेशन दिया है 3x + 8y - 12 = 0, ठीक है। हाँ देखो इस क्वेश्चन में y इक्वल टू -2 दिया हुआ है, ये y इक्वल टू 2 पे मैंने सॉल्व कर दिया, y इक्वल टू -2 है, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा, a की जगह तुम लिखोगे -2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -7, ठीक है। अभी मैं -2 वही देखा हूँ, तो ये -7 हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू -2 है, यहाँ पर -2 है, ध्यान रहे। तो ये y इक्वल टू a के लिए मैंने जनरल फॉर्म लिखा है और a का वैल्यू यहाँ -2 है। इक्वेशन जो दिया गया है किस लाइन में, तो y इक्वल टू -2 में, यहाँ पर जो मैं 2 लिख दिया हूँ ना, ये -2 होगा, ठीक है। तो मेथड वही है, बस वैल्यू मैं 2 लिख दिया था, -2 दिया हुआ है, ठीक। चलो ये एक लाइन है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 3x + 8y - 12 = 0। तो पहले आपको स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है, कैसे निकाला जाता है ये मेथड जान लो अच्छे से। इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x + 8y - 12 = 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8y इज इक्वल टू ये -3x हो जाएगा और ये +12 हो जाएगा, या y इज इक्वल टू क्या होगा, -3x + 12/8, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, -3/8 × x + 12/8, 4 3 जा 4 2 जा, यानी y इज इक्वल टू हो गया -3/8 × x + 3/2। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx + c, y इज इक्वल टू mx + c से कंपेयर करो, तो y इज इक्वल टू m के जगह क्या आया, -3/8, यही आपका क्या है स्लोप, और c के जगह देखो क्या आ रहा है 3/2, तो यही आपका क्या है y इंटरसेप्ट, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू -1 -2। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, उसका आपको निकालना है इक्वेशन,
और वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, उसका फिगर भी बना देंगे हम लोग ताकि कंप्लीट आंसर हो, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा आंसर हो। अब यहाँ केस क्या कह रहा है कि ये लाइन तो है ही हम लोग का 3x + 8y - 12 = 0, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है और ये पॉइंट किससे पास कर रहा है, -1 - 2 से पास कर रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट P से पास कर रहा है। तो सबसे पहले अभी आप लोगों ने यहाँ पे स्लोप निकाला हुआ है -3/8, यानी m1 का वैल्यू क्या है -3/8। पहले तो m2 निकालो, m2 के लिए क्या रिलेशन है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 × m2 = क्या होता है -1। m1 का वैल्यू क्या है -3/8 × m2 = होगा -1, तो m2 का वैल्यू क्या हो गया -1 × 8/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8/3 इज द स्लोप। और कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, तो x1 = -1, y1 = क्या है -2। तो इक्वेशन ऑफ यहां से लिखेंगे, इस लाइन का नाम रख दिया जाए, चलो mn रख देते हैं, इक्वेशन ऑफ mn। तो पॉइंट जो हो गया, पॉइंट पास कर रहा है पॉइंट P -1 - 2 से आप लिख सकते हो कि x1 का वैल्यू -1 हो गया, y1 का वैल्यू -2 और स्लोप क्या आएगा, m2 का वैल्यू क्या आ गया 8/3। नाउ इक्वेशन ऑफ mn कैसे निकालेंगे, y - y1 = mx - x1। ये बहुत जनरल फॉर्म होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज किया जाता है, अच्छे से याद रख लेना। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, कभी पैरेलल दे देगा, तो पैरेलल के लिए जैसे यहाँ मैंने परपेंडिकुलर लाइन के लिए लिया है m1 × m2 = -1, पैरेलल लाइंस के लिए रिलेशन क्या होता है m1 = m2, बाकी क्वेश्चन यही होता है। तो y -2 माइनस आए तो थोड़ा सतर्क हो जाना, ब्रैकेट लगाना, = m कितना होगा 8/3 × x - -1। तो देखो भाई ये हो गया y + 2 = 8/3 × x + 1। सॉल्व किया जाए, देखो ये क्या हो जाएगा 3y + 6 = 8x + 8। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गया 8x - 3y, 8x - 3y, ये इधर कर रहा हूँ मैं, और ये जाएगा तो +2 = 0। दिस इज द इक्वेशन। देखो ये सब कुछ को मैंने उधर ले गया, इधर 0 हो गया, तो उसी को मैं पलट के लिख दिया 8x - 3y +2 = 0। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन फार्मूला का क्वेश्चन है, इंटरनल डिवीजन की बात हो रही है। चलो इसको मिटा दूं, पहले रुक जाओ। In what ratio does the point 54 divide the line segment joining the point 2, 1 and 7, 6? 2, 1, 7, 6 को ज्वाइन करने वाला लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा एक पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 का 2 है, ठीक है। यानी ये लाइन बना दो, कौन सा लाइन है ये 2, 1 ए मान लो और बी मान लो क्या 7, 6, और एक पॉइंट है 5, 4, इसको डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा यही पूछा गया है। तो देखो मैं एकदम सिस्टमेटिकली कर दे रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में करना है। गिवन है हमारे पास x1 = 2, y1 = 1, x2 = 2, 7 है सॉरी, y2 = 6, x = 5, y = 4। m1 = m2 का वैल्यू मैंने सपोज किया k = 1 लेट, यानी ये रेशियो मैंने माना k = 1 बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x = होगा m1 x2 + m2 x1 बाई m1 + m2, और y क्या होगा, y = होगा m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। चलो किया जाए तो x का वैल्यू रखो 5 हो गया, m1 क्या होगा k × x2 यानी 7 प्लस m2 कितना है 1 × 2 अपॉन k + 1, तो क्या हो गया 5 × k + 1 = 7k + 2, ये हो गया 5k + 5
इज इक्वल टू 7k प्लस 2, इसको इधर लाओ, 5 माइनस 2 हो गया, 5k को उधर ले जाओ, 7k माइनस 5k क्या हो गया भाई, 3 इज इक्वल टू 2k या 3/2 इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली ये तो सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसी से आंसर निकल गया। देयरफॉर m1/m2 इज इक्वल टू k/1 इज इक्वल टू 3/2/1 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द आंसर। देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स से है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है। चलो मिटाना पड़ेगा मुझे। मिटा दे रहा हूँ। मेरा कुछ टाइम मिटाने में भी लग जा रहा है, नहीं तो और फास्ट में करके दिखा देता। और मेरा यही एम है कि मैं अगर फास्ट करूँगा तो तुम भी देख रहे हो तो तुम भी तो कुछ सीखोगे। मैथ आने का मतलब है बहुत अच्छे से आना चाहिए, और प्रैक्टिस से होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीन बाय स्टेप डेविएशन। तो चलो इसका टेबल बनाते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने शुरू में ही कहा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास हो गया, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्लास मार्क या मिड वैल्यू, एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। यहाँ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ निकालेंगे डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए। फिर यहाँ निकालना तुम यू आई क्या होता है डी आई अपॉन सी, सी मतलब क्लास इंटरवल। फिर निकालना क्या है एफ आई यू आई। बस फटाफट लगेगा। एज्यूम मीन मेथड से हम लोग करेंगे इसको, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80। मिड वैल्यू तो अभी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी 10 6 8 12 5 9 जोड़ दो फटाफट। 12 + 8 20 हो गया, 20 10 30 36 41 + 9 50 हो गया। समेसन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 50। मिड वैल्यू देखो 30 20 कितना होता है 50, तो आधा करो 25 हो जाएगा। 70 35 45 55 और 65 ये 75। देखो एज्यूम मीन कितना माना जाए, लेट ए इज इक्वल टू इसी में से कोई वैल्यू मान लो, जैसे मैं मान लेता हूँ 55। अब फटाफट करो, चलो एक्स आई माइनस ए करो, 25 माइनस 55 करो, कितना आएगा 20 माइनस 30 35 माइनस 55 माइनस 20 माइनस 10 0 10 और ये हो गया 20। अब यू आई मतलब क्या है, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल कितना है भाई देखो, क्लास इंटरवल कितने का चल रहा है 20 to 30 मतलब 10 का चल रहा है, तो सी का वैल्यू 10 है, तो 10 से डिवाइड करते जाओ। तो यहाँ पे 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आता है, तो -3 हो गया, -2 -1 0 1 एंड 2। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, 10 × 3 क्या होगा -30, 6 × 2 -12, 8 × -1 -8, 12 × 0 0 हो गया, 5 × 1 5 हो गया, और 9 × 2 18 हो गया। समेसन करो इसका एफ आई यू आई, समेसन करिए कितना आ रहा है। देखिए देखो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ भाई, 12 + 8 20 होता है, -20 और -30 -50 हो गया ये, और -50 में से 18 + 2 20 23 घटा दो, -50 + 23 कितना आएगा भाई 30 घटा 20 27 आएगा, -27। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ आई यू आई। अब फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू सी, यही है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, एज्यूम मीन क्या माने हम लोग 55 माने हैं, 55 लिखो, प्लस एफ आई यू आई कितना आया -27 आया, ये कितना है 50 है, और ये कितना आ रहा है 10 5 जा, चलिए 55 - 27/5 5 5 जा 25 होता है, और 205.4 करो घटाओ इसको,
क्या हो जाएगा 49.6 इज द आंसर। देखो कितना जल्दी ये मेथड आंसर ला देता है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अगर हमको नॉर्मली अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा होता है कि फाइंड द मीन, तब भी हम लोग को यही मेथड करना चाहिए, क्योंकि ये मेथड में गलती होने का चांस बहुत कम है। अमूमन जो है बच्चे जब नहीं जानते हैं मेथड तो उनको हार्ड लगता है, तो वो लगते हैं इसको मल्टीप्लाई करने फ्रीक्वेंसी से, तो काफ़ी बड़ा बड़ा कैलकुलेशन वो करते हैं। लेकिन देखो कितना जल्दी ये क्वेश्चन विद इन 2 और 3 मिनट द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो इसके लिए मैं एक मॉडल आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि आप थोड़ा देख लोगे इसको तो आप खुद भी ऐसा मॉडल जो ये कि स्टूडेंट ने मुझे दिया तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस मॉडल को। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा 1 आध मिनट, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मेंसुरेशन में 2 जगह से क्वेश्चन आता है। एक जगह पहला है जो कि मेल्टिंग एंड रिकास्टिंग है, जिसका क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया। दूसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। कन्फ्यूजन क्या होता है ना, बच्चे जब तक मेंसुरेशन का पूरा फॉर्मूला रटोगे तब तक तुमको दिक्कत होगा ही होगा। देखो जैसे ये सिलेंडर में देखो इसमें कितना सरफेस है, तो ये तुम्हारा एक सरफेस हो गया, एक ये हो गया, और एक ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, 3 सरफेस है। और मैं कह रहा हूँ ये स्फीयर, हेमी स्फीयर है। हेमी स्फीयर में देखो कितना सरफेस दिख रहा है, ये कर्व सरफेस है और ये इसका बेस है। ठीक है, अब जनरली जब कॉम्बिनेशन किया जाएगा ना तो नंबर ऑफ जो सरफेस है वो घट जाता है। जैसे इसके पास 3 सरफेस है, 1 2 और ये 3। इसके पास कितना है, 1 और 2 है। लेकिन जब हम इसको कंबाइन कर देंगे, मान लो कि सिलेंडर के ऊपर ऐसे रख दिया गया हेमीस्फीयर, तो अब देखो कितना सरफेस है, 1 बेस हो गया और ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर हो गया और ये कर्व सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर हो गया। तो अगर तुम डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो जाहिर सी बात है कि तुम गलत करोगे क्वेश्चन को। तो कॉन्सेप्ट से समझो किसी चीज को। ठीक है, ऐसे ही देखो ये है हमारा कोन। अगर मान लो कि ये सॉलिड कोन है तो इसको मैं इसमें लगा दूंगा, तो देखो ये सॉलिड कोन जैसा बन गया, ये सॉलिड कोन। अगर मैं पूछूंगा इसमें कितने सरफेस है, तो एक बेस हो गया और ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया, 2 सरफेस है। और इस सिलेंडर में कितने हैं, 1 2 और 3 है। मान लो मैं इसके ऊपर इसको रख दूं, कितना हो जाएगा भाई। अब पूछूंगा मैं कि कितने सरफेस हैं, तो देखो एक सरफेस इसका बेस हो गया सिलेंडर का, एक कर्व सरफेस एरिया हो गया और एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया। 2 सरफेस देखो ढक गए, एक इसका बेस और एक ये। तो ऐसे कम हो जाता है। इसीलिए कैलकुलेशन हमेशा सोच के करो कि टॉय का क्वेश्चन आएगा या वुडन ब्लॉक का क्वेश्चन आएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम कॉन्सेप्ट देखो उसका, किसके साथ क्या रखा गया है। ऐसे ही सिलेंडर के ऊपर अगर मैं मान लो ये सॉलिड कोन है, सपोज कर लो, चलो ऐसे ही रख देते हैं, ये ऐसे रख दिए। ठीक है, ऐसे ही बोला जाएगा कि एक हेमी स्फीयर है। जो ये क्वेश्चन है शायद वही है, मैंने अभी देखा नहीं है। एक ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। देखो ये है, इसके पास कितने सरफेस है, 1 और 2, एक बेस है और एक कर्व है। इसके ऊपर अगर मैं इसको रख दूंगा तो देखिए, मान लो ये भी सॉलिड होता है अगर ऐसे, तो इसके 2 सरफेस होते और इसका भी 2 सरफेस, और इसके ऊपर अगर हम ऐसे रख दें तो देखिए कितना सरफेस हो गया, 2 ही सरफेस हुआ। एक इसका, जिसको हम लोग बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और इसका बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है ना, तो इस तरह से ये हमारा 2 ही सरफेस हुआ। सिलेंडर में आपको मैं बता ही चुका हूँ इस तरह से। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी दे देता अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि जब कोई 2 सॉलिड को मिलाया जाएगा तो जरूर कुछ सरफेस एरिया उसमें डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, इसका काम हो गया, आपको समझ में आया होगा। आप ऐसा मॉडल खुद भी बना के समझो, मैथ को तो ऐसे ही समझना है यार। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन करने से पहले मुझे मिटाना ही पड़ता है, मिटा लो। चलो भाई, क्वेश्चन है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर। एक हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑफ द सेम रेडियस, दोनों का रेडियस सेम है। रेडियस ऑफ कोन क्या है, 3.5 है। मैं ऐसे नहीं करता क्वेश्चन, इसको मैं 7/2 सेंटीमीटर लिखूंगा। और रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर भी उतना ही है, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर ये भी 3.5 सेंटीमीटर, मतलब 7/2 सेंटीमीटर है।
ठीक है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, टोटल हाइट जो है टॉय का, बच्चों का खिलौना जो है, टोटल हाइट इसका 15.5 सेंटीमीटर है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो, जितना ये हेमिस्फीयर का रेडियस होगा उतना ही तो हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का हाइट होगा। तो अगर ये 3.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना होगा, 3.5 ही तो होगा। तो बचा हुआ हाइट कितना होगा भाई, 15.5 में से 3.5 को घटा दो, कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना हो जाएगा, 15.5 माइनस 3.5 यानी 12 सेंटीमीटर होगा। यही इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है। टोटल हाइट 15.5 है, उसमें से 3.5 को घटा दो तो जो बचा वही हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट हो गया। अब इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया हम लोग से, पूछा गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ टॉय। अब समझ लो कि जब यही चीज़ है, देखो हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है यानी कर्व सरफेस एरिया और इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही दो चीज़ तुमको जोड़ना है। लेकिन अब प्रॉब्लम तुम्हारे पास ये है कि LSA कैसे निकाला जाता है। तो LSA ऑफ कोन क्या होता है, LSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, ये थोड़ा याद रखना, पाई आर एल। एल क्या है, एल इसका स्लांट हाइट है। जैसे ये कोन है तो ये इसका हाइट कहलाएगा, ये 12 सेंटीमीटर है और ये कितना है 7/2 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग बोलेंगे एल, स्लांट हाइट। तो एल हम लोग निकाल लेंगे, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। एल का वैल्यू क्या होगा, देखो एल यहाँ पर 90 डिग्री पे होता है, राइट सर्कुलर कोन का ही हम लोग को पढ़ना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है, p² + b² का अंडर रूट, यही होगा। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे, L इज इक्वल टू अंडर रूट H² + R²। H का वैल्यू कितना है 12 है, 12² + 7/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144 + 49/4। LCM देखो कितना आएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 1 7 1 5 + 49। चलो भाई 576 + 49 करो, 9 + 6 15 1 12 1 625/4, 625 किसका इस परफेक्ट स्क्वायर है 25 का, तो 25 हो गया, 25/2 इसका आंसर आ गया। किस चीज़ का, स्लांट हाइट का, स्लांट हाइट निकल गया। तो आप निकालो अब इसके बाद LSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल यानी 22/7 इंटू रेडियस क्या है 7/2 इंटू ये क्या है 25/2। ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 11 जा कट गया, तो 25 इंटू 11/2, दिस इज द LSA ऑफ कोन। और हेमिस्फेरिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2πr², यानी 2 इंटू, मैंने पाई वहाँ रख दिया, नहीं भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, 7 7 कट गया, 2 2 कट गया, यानी 22 2 11 जा कट गया ये, तो 11 7 जा 77 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब तुम जोड़ दो आराम से यार, TSA ऑफ टॉय जोड़ो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, यानी 25 इंटू 11 कितना होगा, 25 10 जा 250 होता है, और 250 में 25 जोड़ो 275/2 + 77, इसका वैल्यू जोड़ो कितना होगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और कितना होगा 2 7 जा 14.5 + 77 जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 7 7 14 1 10 1 1 आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रयास किया कि एक मॉडल से समझाने का, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन आगे आते हैं तो आप आराम से कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है, मुझे मिटाना पड़ेगा फिर इसको, आपको भी रिलैक्स होने का टाइम मिल जा रहा है 10 मिनट 10 सेकेंड के लिए, नॉट 10 मिनट्स। ठीक है, अब चाहो तो भाई नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अब वीडियो को रोक लेना, रोक के आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है अगर नोट करना होगा तो। वैसे तो समझ में आ जाए तो भाई, मैथ में थोड़ा सा ही डिफ़िकल्टी होता है, वो डिफ़िकल्टी कोई क्रॉस करा दे तो फिर मैथ फिर ऐसा आएगा कि आप भूलोगे ही नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इतना में हो जाना चाहिए, हाइट एंड डिस्टेंस तो बड़ा नहीं आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर्स फाइंड्स दैट टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। एक एरोप्लेन है, कितने हाइट पर है, 1500 मीटर पर। यहाँ एक एरोप्लेन है, ठीक है, बना ही देता हूँ एरोप्लेन ऐसे। यहाँ से उसने दो शिप को देखा, एरोप्लेन ऊपर है, शिप नीचे है, तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना, यहाँ से प्रोटेक्टर रखोगे तो ये वाला एंगल 30 डिग्री है, कम है, और ये वाला कितना है 45 डिग्री। अब इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ बनेगा 30 डिग्री और ये बन जाएगा 45 डिग्री। ये ए है, बी, सी और ये डी। क्या पूछा गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 45 कौन होगा, 30 कौन होगा। देखो भाई 45 इधर से प्रोटेक्टर रखना पड़ेगा, जब डिप्रेशन देख रहे हो तो ऊपर से प्रोटेक्टर रखोगे तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये 45 होगा, तो इसीलिए ये वाला मैंने 45 बनाया अल्टरनेट से, ये 30 बनाया। अगर गलती कर दोगे यहाँ 30 लिख दोगे यहाँ 45 तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता करना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। ये शिप है 1 और ये शिप है 2। 45 पहले लिखा गया है ना, हाँ ठीक है। और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द शिप, यही तुमको पता करना है। तो यहाँ पहले लिख देंगे लेट एरोप्लेन इज एट पॉइंट ए 1500 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, सी एंड डी आर टू शिप्स। अब यहां पे देखो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी को देखो क्या लिख सकते हो, 10 45 डिग्री दिख रहा है सबको यहाँ पे। 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ए बी बाई बी सी। 10 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी का वैल्यू 1500 है बाई बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 1500 मीटर, बी सी की वैल्यू आ गई। यहाँ चाहोगे तो एक ट्रायंगल बना लेना, बेटर होगा तुम्हारे लिए। 45 डिग्री है, ये 1500 है, ये ए बी और सी। अब आगे हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सॉरी देखो दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी ले लो, चलो बड़ा सा है ये ट्रायंगल, ये 30 डिग्री है, ये तुम्हारा ए बी है और ये डी है। अगेन दिस इज 1500 मीटर, लगाओ भाई। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन बी डी। ये 1/√3 होता है, ए बी का वैल्यू 1500 है, ये अपॉन बी डी हो गया, तो बी डी का वैल्यू क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू 1500√3। अब डिस्टेंस बिटवीन द शिप यानी सी डी तुमको निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप यानी सी डी इज इक्वल टू होगा बी डी माइनस बी सी। बी डी कितना है 1500√3 माइनस 1500, यानी क्या हो जाएगा 1500 इंटू कॉमन ले लिए √3 माइनस 1, ये हो गया 1500 इंटू 1.732 माइनस 1, ये हो गया 15 इंटू 100 और ये हो गया 0.732। 100 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, क्या हो जाएगा 15 इंटू 73.2 मीटर। सॉल्व कर लेना भाई, यही आंसर है। ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है ये, कई सारे बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर थेल्स थ्योरम आप जानते होंगे, उसी का यूज किया जाएगा। P Q R A B और C, यही है A B और C। क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, यहाँ दिखा दिया जाए ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, और क्या है ए सी पैरेलल टू पी आर है, सॉरी हाँ ए सी पैरेलल टू पी आर, यानी ए सी पैरेलल टू पी आर है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। बहुत ईजी है भाई। देखो पहला पॉइंट देखो क्या होगा,
अगर ए बी पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर इफ ए लाइन इज ड्रॉन, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ भाई क्योंकि जगह नहीं है, बोल दे रहा हूँ, सुन लेना। बाई थेल्स थ्योरम भी तुम एग्जाम में लिख सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी लिख सकते हो, बीपीटी, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, if a line is drawn parallel to one side of triangle such that it intersect the other two side, then the other two sides are divided in the same ratio, ठीक है ना, एक ही रेशियो में वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, यही आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो अब ट्रायंगल में देखो P, ये पॉइंट का नाम तो दिया है, तो पहला लिखेंगे इन ट्रायंगल OPQ, OPQ को देखिए, OPQ, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब ओ ए इज टू ए पी क्या हो जाएगा, ओ बी इज टू बी क्यू, ओ ए इज टू ए पी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी इज टू बी क्यू बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दूसरा पॉइंट आइए, कौन सा ट्रायंगल ले लोगे, इधर वाला, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर में देखो फिर वैसे ही लिखो, ओ ए बाई ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी बाई सी आर, फिर वही रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब जब दोनों हो गया तो इन दोनों को जरा कंपेयर करो, ओ ए बाई ए पी ओ बी बाई बी क्यू के बराबर है, ओ ए बाई ए पी ओ सी बाई सी आर के भी बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। मैं ये मिटा दे रहा हूँ भाई, ये सब लिख चुके होगे, ठीक है, अगर तुम्हें लिखना होगा तो ऐसे पॉज करके लिख लेना। ठीक, चलो अब मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ मैं आगे सॉल्व करता हूँ इस पर। देखो अब ये दोनों को कंपेयर करो, फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो, ओ बी बाई बी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी बाई सी आर फ्रॉम 1 and 2। और जैसे ये हो गया तो अब इसका हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कि अगर हम कह रहे हैं कि पैरेलल है साइड, एक साइड के पैरेलल है कोई लाइन, तो बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो अगर बाकी दोनों साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो जाहिर सी बात है पैरेलल भी होगा, उसी को कहते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 3 स्टेप में खत्म हो गया, बहुत ही ईजी है ना, सिमिलैरिटी से कभी डरना मत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अगर हम देखें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ना तो 4 5 6 7 यानी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पेपर। अब टाइम देख लेना भाई कितना टाइम हुआ, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये पेपर 2 घंटे के अंदर ये खत्म हो गया होगा पेपर। ठीक, अब जो क्वेश्चन मैं करूँगा वो एक्स्ट्रा है, क्योंकि स्टूडेंट को इतना ही करना है, 40 नंबर का कंपलसरी है सेक्शन ए, और सेक्शन बी में उसको केवल 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन मिलता है जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब एग्जाम में जितना लिखना है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब जो मैं कर रहा हूँ वो एक्स्ट्रा है, कुछ बच्चे ने मान लीजिए ऊपर के क्वेश्चन ना करके नीचे का कोई और क्वेश्चन किया होगा, तो इसीलिए मैं वो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में 2 और क्वेश्चन है तो उसको मैं बता दे रहा हूँ, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का ये। और ये पेपर मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि ये पेपर आप प्रिपेयर करिए, प्रिपेयर करने का मतलब इसका आंसर मत प्रिपेयर करिए, इसका आंसर से कुछ नहीं होगा, मतलब जैसा क्वेश्चन इसमें आया है उस तरह का क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है हर चैप्टर से। जैसे डिप्रेशन मैंने यहाँ बताया, एंगल ऑफ डिप्रेशन का एलिवेशन भी देख लेना, इसी तरह क्वेश्चन मैट्रिसेस का मैंने बता ही दिया, इसमें जो क्वेश्चन आया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं पेपर में। चलो ये शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में पहला क्वेश्चन आया, विवेक इन्वेस्ट ₹4500। तो पहले गिवन लिखते चलें फटाफट, ये जरूर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ₹4500, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 8%, एनवी नॉमिनल वैल्यू या इसी को फेस वैल्यू भी बोला जाता है, कितना है ₹10, और मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है शेयर का ₹15 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ₹10 शेयर्स एट ₹15, मतलब 15 रुपया इस समय उसका दाम चल रहा है। ठीक है, ही सेल्स व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹30 एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड। तो अभी हम बाद में बात करेंगे सेल्स का, पहले आप यहाँ से नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा भाई, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू।
ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है भाई, 3 ही फॉर्मूला है इसमें। पहला फॉर्मूला आता है इसमें नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट, या पहले इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू भी बोला जाता है, उसी फॉर्मेट में लिख दे रहा हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, पहला फॉर्मूला। दूसरा डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू R बाई 100। देखो जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग थोड़ा खराब हो रहा है। रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट कैसे निकाला जाता है? एनुअल इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इंटू 100। यही 3 फॉर्मूला पे पूरा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आना श्योर है। तो पहले देखो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल रहे हैं इस केस में, नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग को मालूम है, डिविडेंड तो मालूम नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इन्वेस्टमेंट मालूम है तो यही वाला लगेगा, बाई मार्केट वैल्यू। ये इधर से आके डिवाइड कर लोगे तो हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट है 4500 और मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? 15, यानी ये कितना हो जाएगा? 300, यानी शेयर्स उसके पास कितने थे? 300 थे। ठीक है, क्वेश्चन में चेंज इन एनुअल इनकम पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि पहले कितना एनुअल इनकम हो रहा था, बाद में कितना हो रहा था, ये कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूँ। एनुअल इनकम क्या होगा? एनुअल इनकम का फॉर्मूला ऊपर देख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू R बाई 100, यानी डिविडेंड का परसेंट। तो नंबर ऑफ शेयर 300 हो गया, नॉमिनल वैल्यू 10 है और R कितना है? 8 बाई 100। 100 कट गया, 8 3 जा 24, 240 रुपीज़ इसको मिल रहा था। एनुअल इनकम जो था, एनुअल इनकम वो कितना था? 240 रुपीज़ था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेल्स प्रोसीड की तरफ। सेल्स प्रोसीड का मतलब कई बार बच्चे नहीं समझते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारा शेयर उसने बेच दिया। जब ये शेयर का दाम 30 रुपये हो गया तो उसने सारा शेयर बेच दिया। तो ठीक है, ऑल द शेयर्स वेयर सोल्ड व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30। तो 30 रुपये का दाम जब हो गया तो उसने बेच दिया। तो सेल्स प्रोसीड क्या होगा? सेल्स प्रोसीड वही पैसा अगले शेयर में लगाया है, तो सेल्स प्रोसीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट जो है, सेल्स प्रोसीड इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड, जो बेचा, इंटू MV, कितने रुपए में बेचा? मार्केट वैल्यू उस समय 30 रुपये चल रहा था, 300 शेयर था 30 रुपये में, मतलब कितना रुपये मिला? 9000 रुपये मिला। यही हो जाएगा सेल्स प्रोसीड। अब उसने जो पैसा था उसको दूसरे शेयर में लगाया। दूसरा शेयर का कंडीशन देखो क्या है? नंबर ऑफ, सॉरी सेकेंड केस है, हम केस 2 लिखें, केस 2। ठीक, इन्वेस्टमेंट क्या होगा इसका? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वही सेल्स प्रोसीड। सेल्स प्रोसीड, जो पैसा बेच के पाया वही तो इन्वेस्टमेंट है, वही इन्वेस्ट किया है ना, 9000। नॉमिनल वैल्यू कितना चल रहा है? 100। मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? 125। और डिविडेंड परसेंट क्या चल रहा है? 12%। भाई निकाल दो, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पहले तुम निकालो कि इन्वेस्टमेंट जितना किया है उससे शेयर कितना खरीदा, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, जैसे पहले वाले में निकाले थे। नंबर ऑफ शेयर इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना किया? 9000 रुपया, और शेयर का दाम कितना चला था? 125, तो 9000 बाई 125। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 90 इंटू 100 बाई 125। 25 5 जा, 25 4 जा, 5 18 जाए, 18 4 जा कितना होता है? 72। तो यहाँ पे एनुअल इनकम निकालो आप। एनुअल इनकम, एनुअल इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू R बाई 100। तो नंबर ऑफ शेयर 72 हो गया, नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 है, रेट ऑफ डिविडेंड 12 बाई 100, ये काट दो, चलो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 12 2 जा 24, 2 864 रुपीज़ कमाएगा आप। क्वेश्चन क्या क्या है? पहला सेल्स प्रोसीड निकल ही गया है, यहीं पर है। दूसरा क्या पूछा गया? नंबर ऑफ न्यू शेयर्स परचेज, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स लिख दे रहा हूँ, न्यू शेयर्स यही है, यानी 72 हो गया दूसरा आंसर। तीसरा क्या है? द चेंज इन एनुअल इनकम। देखो पहले 240 रुपया कमाया था, एक साल में 240 कमाता, अब कितना कमाएगा? 864। तो चेंज इन एनुअल इनकम यहाँ लिख रहा हूँ, चेंज इन एनुअल इनकम क्या हो जाएगा? एनुअल इनकम, फायदा हुआ है भाई दमदार एकदम। 864 माइनस 240, घटा लो भाई, कितना होगा? 600, वैसे ही हो गया, 624 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। शेयर में हमेशा बुद्धिमान लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि कोई जानकारी नहीं है और फिर कुछ 10-15 हज़ार रुपये लेकर के वो शेयर मार्केट में आ गया शेयर खरीदने, तो उसको पक्का लॉस होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज का चीज़ है ये, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मिटाना तो पड़ेगा ही।
एज यूजुअल। चलो मिटाते हैं हम इसको, नोट करना को नोट कर लेना भाई पॉज करके, ठीक है।